हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी और हम लोग अपने कूलाम के नियम तक पहुँच चुके थे और कूलाम के नियम के 3 लेक्चर हो चुके थे और लेक्चर नंबर 4। अब तक हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का नियम में के जो है विद्युत नियतांक जो होता है कूलाम नियतांक, उसका क्या रोल होता है उसकी बात की। परमिटिविटी विद्युतशीलता क्या होती है उसकी बात की और न्यूमेरिकल की बात की। आज अपना जो हेडिंग है वो है कूलाम नियम का सदिश रूप। क्या हेडिंग है बच्चों? कूलाम नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलाम लॉ। और एग्जाम में बहुत बार सीधा सीधा पूछते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो या इसका पूरा वर्णन करो। सदिश रूप लिखने का बोले तो खाली 1 नंबर, नहीं तो 2 नंबर। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। कूलाम नियम का सदिश रूप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना, ध्यान रखना। और आपको पता है फोन को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मोड पे रखना है, हेडफोन लगाने और वीडियो को सुनना है, अच्छे से क्या करना है, नोट्स बनाना है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और सारी बातें लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऑनलाइन है तो टॉपिक स्किप कर रहा हूँ। आपके सिलेबस के हिसाब से जो चीजें आपको पढ़नी सारी की सारी बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन मैनर। और मैं क्वेश्चन भी अच्छे बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, तो ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास सदिश रूप के लिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास XY प्लेन है, आपको पता है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट दूसरा है, ठीक है। 2 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। इसका जो इस पॉइंट को दे दिया P और इसको मैंने दे दिया Q। इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा है? R1 वेक्टर। और पॉइंट Q का क्या होगा? R2 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु की, ये है मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी बिंदु का जो सदिश होता है, स्थिति सदिश, उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। R1 क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश। R2 क्या है? बिंदु Q का स्थिति सदिश। बिंदु P पे कौन सा चार्ज है? तो बिंदु P पे हमारे पास Q1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Q1। और बिंदु Q पे कौन सा चार्ज है? Q2 चार्ज। तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास 2 बिंदु P व Q है जिन पे आवेश Q1 और Q2 स्थित है। P का स्थिति सदिश है R1, Q का स्थिति सदिश क्या है? R2 है, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं कि XY प्लेन में या XY तल में स्थित 2 बिंदु, XY तल में स्थित 2 बिंदु P व Q जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश है। बिंदु P पर कौन सा आवेश है? Q1 आवेश। बिंदु P पर Q1 आवेश तथा बिंदु Q पर Q2 आवेश स्थित है। लैंग्वेज पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में जब सवाल करोगे वहां पर भाषा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैंने क्या बोला कि अब मैं पूरा डेरिवेशन भी आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा और कौन सी पॉसिबिलिटी सवाल कैसे बनते हैं उसकी बात भी करेंगे। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? बल लगाएंगे। क्या करेंगे? बल लगाएंगे। ये बिंदु P का स्थिति सदिश R1 है और बिंदु Q का क्या है? R2 है। अब दोनों ये Q1 और Q2 अब दोनों प्लस हैं तो आपको पता है क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मान लो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, Q किसके ऊपर लगा रहा है? P के ऊपर। और P किसके ऊपर लगा रहा है? Q के ऊपर। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो बल लगता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इस बल को मैंने नाम दे दिया F12। किस पर? Q1 पर। किसके द्वारा? Q2 के द्वारा लगने वाला बल F12। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? F21। तो हमारे पास 2 बल हो गए, एक हो गया F12। क्या लिखेंगे? किस पर लग रहा है? Q1 आवेश पर। Q1 आवेश पर
Q2 आवेश के द्वारा Q2 आवेश के द्वारा लगने वाला बल। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा दूं उसका नाम क्या है, F21। क्या नाम है, F21। ये क्या हो जाएगा, इसका कर देंगे किस पर, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल। तो देखो 1 2 ये आपको जो नोटेशन है ना वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारी किताबें अपने हिसाब से नोटेशन बनाती है, F12 में कहीं उल्टा होता है, कहीं F12 क्या होता है, वहां पर Q2 आवेश पर Q1 के द्वारा, पर अपनी बुक में यही नोटेशन है, ये ध्यान रखना है। F12 Q1 आवेश पर Q2 आवेश के द्वारा बल, और F21 Q2 आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा लगने वाला बल, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको, ये नोटेशन थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। R1 क्या है, R1 जो है हमारा वो किसका स्थिति सदिश है, P बिंदु का, और R2 किसका स्थिति सदिश है, Q बिंदु का। अब यहाँ देखो और चीजों को समझो, थोड़ा और देखते हैं। अब हम इस बल की बात करें तो जब भी हम बल की बात करेंगे, सदिश की बात करेंगे, दो चीजें होती है, एक होता है परिमाण, एक होती है दिशा। क्या होता है, परिमाण और दिशा। उसको कैसे समझेंगे, तो देखो हम त्रिभुज लेते हैं OQP, त्रिभुज OQP में कौन सा ट्रायंगल लिया, OQP। ये है OQ और ये है QP। इस QP को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते, देखो किसकी बात कर रहे हैं, P बिंदु का, किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष सदिश। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, R12। क्या नाम दे दिया, R12। किसका, Q1 का, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। P बिंदु का, किसके सापेक्ष, Q बिंदु के सापेक्ष। देखो कहां से जा रहे हैं, 2 से कहां जा रहे हैं, 1 पे, तो इसको क्या लिखेंगे, R12। क्या लिखेंगे, R12। अब देखो, अब अगर मैं ये इसकी दिशा और ये इसकी दिशा, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से समझूं, आपको त्रिभुज नियम पता है, त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा परिमाण में, तीसरी भुजा क्या बताती है, परिमाण, उसकी लंबाई क्या बताती है, परिमाण को, और दिशा क्या बताती है, बल की दिशा को। आपने त्रिभुज नियम पढ़ा हुआ है कि दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें एक ही दिशा में, तो तीसरी भुजा उनके परिणामी को क्या करती है, व्यक्त करती है। तो यहाँ पर वही चीज है, R2 सदिश प्लस R12 सदिश इज इक्वल्स टू R1 सदिश। क्या हो गया, R2 सदिश प्लस R12 सदिश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R1। ये देखो दोनों एक दिशा में, ये कौन सी दिशा में, विपरीत में। तो यहां से आपका R12 बराबर क्या आ जाएगा, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। क्या आ जाएगा, R1 सदिश माइनस क्या आ जाएगा, R2 सदिश आ जाएगा। ध्यान रखना, पूरी चीजें आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। R12 क्या होगा या R21 क्या होगा। R12 की अगर हम बात करें, इस R12 को क्या नाम देते हैं, R12 को बोलते हैं P बिंदु का किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष। P बिंदु का Q के सापेक्ष, P बिंदु का Q के सापेक्ष स्थिति सदिश, P बिंदु का Q के सापेक्ष स्थिति सदिश। समझना मेरी बात है। देखो आप ही देखो, इसको समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन का ध्यान रखना। सबसे पहले हमारे पास P बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, R1, Q बिंदु का क्या है, R2। ये मूल बिंदु के सापेक्ष है। अब मैं चाहता हूं P बिंदु का किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष, क्योंकि P पे जो Q1 है उस पे बल कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो P बिंदु का Q के सापेक्ष क्या होगा, R12। R12 P बिंदु का Q के सापेक्ष। अब इसकी दिशा हो गई, ये R2 और ये, अब त्रिभुज OQP, ये सदिश और ये सदिश, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। देखो ना, ये एक ही दिशा में और ये विपरीत दिशा में, तो ये हो गया। इसी प्रकार अगर मैं R12, ये हो गया R12, अगर मैं R21 ले लूं, R21 मतलब इसका विपरीत, इधर चलेगा वो क्या हो जाएगा, R21। R21 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। और इस R21 को क्या बोलेंगे, Q बिंदु का
P बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, ठीक है ना, R12 और R21, ठीक है। ये हमें हो गया। अब आपको पता है एक चीज आपने पढ़ी है, इसके बाद यहां देखो, आपने एक चीज पढ़ी है, एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा, एकांक सदिश की बात करें क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। हम निकालते हैं ना यूनिट वेक्टर, सदिश में उसके परिमाण का भाग देना। तो अगर मैं R12 कैप निकालूं तो क्या होगा? R12 सदिश बटा R12 सदिश का परिमाण, और R21 सदिश का कैप निकालूं तो क्या होगा? R21 सदिश बटा R21 सदिश का परिमाण। ये हो गया। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं आगे। समझना चीज़ों को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चीज़ों को थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है एक एक करके। अब देखो मैं ऊपर वाली चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, वहाँ पर हम पूरा आगे बात करते हैं। इसको वापस समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम नियम का सदिश रूप। मैं ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाली जगह आपको कंप्लीट करते हैं पूरे, ताकि मेरे को वापस, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, इसलिए मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं निकालूं F12, बल क्या होता है? बल का सदिश रूप बात करें, सदिश निकालना हो तो परिमाण इंटू दिशा। परिमाण क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 का परिमाण, दूरी ले लेना, इसका स्क्वायर, इंटू दिशा। दिशा भी तो ये वाली है, कौन सी है? R12 सदिश की दिशा है, तो मैंने क्या लगा दिया? R12 का कैप। परिमाण इंटू एकांक सदिश, दिशा चाहिए ना, दिशा के लिए एकांक सदिश ले लिया। तो एक तो ये तरीका आपको ध्यान रखना। अगर इसमें और मॉडिफिकेशन करना है तो F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का मोड का स्क्वायर इंटू सदिश क्या होता है? एकांक सदिश क्या होता है? सदिश बटा उसका परिमाण। तो यहां से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको यहां लिखूंगा, इसको बाद में ऐसे करना, अगर मैं इसको यहां लिखूंगा क्या हो जाएगा? F12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन में R12 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, R12 की पावर 3 इंटू R12 सदिश। तो आप चाहे ये एकांक रूप वाला लिखें तो ये भी सही है, या चाहे आप ये लिखें तो ये भी सही है। ध्यान रखना, ये आपका मेन आंसर। देखो ना F12 यहाँ पे भी R12, क्योंकि हमने R12 क्या लिया है? F12 किस दिशा में? R12 की दिशा में। अगर इसी प्रकार अगर मैं F21 निकालूं, क्या निकालूं? F21, सीधा ये लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन, अब R12 करो या R21 करो, परिमाण तो दोनों का समान है, तो यहां पर R21 की घात 3 इंटू R21, तो ये आ गया F21। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर ये 3 और समीकरण नंबर, आपको आया समझ में? अगर आपको खाली बोलें कि सदिश रूप लिखो, तब तो आपको सीधा कैप की फॉर्म में लिखोगे तो बट्टे घात 2 होगी, और सदिश की फॉर्म में लिखोगे तो बट्टे में घात कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ F12 है तो नीचे भी R12 है, F21 है तो नीचे R21 है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अलग अलग किताबों में नोटेशन अलग अलग होता है, अपनी NCERT के हिसाब से आपको ये मानना है, कोई गलत नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि गलत है कि सही है, ध्यान रखना। ऊपर वाला थोड़ा सा जगह नहीं, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें और चीज दिखाता हूँ आपको, एक दो बातें और बतानी। अब देखो, अगर मैं 1, 2, 3 और 4 की बात करूं तो देखो R12 और R21 में किसका? माइनस का ही तो डिफरेंस है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से लिख सकता हूं F12 इज इक्वल्स टू F21
आगे क्या लगा दो माइनस। इसका मतलब कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है कि जितना P Q पे लगा रहा है उतना ही Q किस पे लगा रहा है, P पे। दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगा रहे हैं पर उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। अतः कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप। चीजों को इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है। इस तरह से आप इसको करोगे तो कभी भी आपकी गड़बड़ नहीं होगी, ध्यान रखना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप करोगे तो कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। आपको इन बातों का खास करके क्या करना है, ध्यान रखना है, तो कभी गड़बड़ होगी नहीं। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ ही गड़बड़ होगी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो पूरी चीज का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक और चीज बता रहा हूँ, एक और चीज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत ना है आपको। ठीक है, अब हेडिंग लगाते हैं, कूलाम के नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत। हम बात करते हैं कूलाम के नियम में अध्यारोपण का सिद्धांत। ये लास्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का। फिर सवाल करेंगे हम लोग अच्छे से। हम सवालों की बात भी आपको मैं करवाऊंगा, काफी अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए मैं और लेके आऊंगा, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किससे, कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, दो से ज्यादा बल लग रहे हो, मतलब जैसे ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। तो Q1 अगर Q3 पे बल की बात करें तो Q1 इसके ऊपर बल लगाएगा और ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा। तो इनके मध्य का ये F1 बल है, तो F1 इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये F2 इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर इसके ऊपर लगने वाला जो नेट बल है वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। ध्यान रखना कि दो आवेशों पे लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखना, पहली बात क्या ध्यान रखनी है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, ध्यान रखना। पहली बात, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ध्यान रखना, अन्य आवेश की उपस्थिति का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। जैसे सवाल ऐसा दे दिया, दो आवेश है Q1 Q2 एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, पास में Q3 आवेश लाने पर उनके मध्य लगने वाले बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऐसा बोले कि Q2 पे लगने वाला नेट बल, वो नेट बल बदलेगा पर ये उसके ऊपर उतना का उतना बल लगेगा। हमेशा ध्यान रखना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि दो से अधिक आवेशों, दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में, दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी एक आवेश पर
किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट बल, लगने वाला नेट बल, क्या लिखा है, लगने वाला नेट बल, नेट फोर्स, सभी आवेशों के कारण, सभी आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। कैसा योग बच्चों, सदिश योग। यहां पर ध्यान क्या रखनी है कि उन सबका कैसा योग करना है, सदिश योग करना है। मतलब 3 या 4 या 5 आवेश है तो किसी एक आवेश पे बल निकालना है, तो अन्य सभी आवेश उस पे जितना बल लगा रहे हैं उन सबका हमको क्या करना है, सदिश योग करना है। क्या करना है, सदिश योग करना है। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं आपको एक डायग्राम से इस चीज को और एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर मैं एक डायग्राम को लेके चलूं तो ये चीज और अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है। कैसे, देखो हमारे पास एक ये आवेश है Q0, यहाँ पर एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3। अब क्या हो रहा है, हर एक जना इसके ऊपर बल लगा रहा है। समझना, जैसे इसने सबसे पहले Q1 ने इसके ऊपर बल लगाया, ये हो गया F1, Q2 ने बल लगाया, ये क्या हो गया F2, और इस Q3 ने बल लगाया, इसको दे दिया F3। तो अब देखो F1 कोई नहीं बदलेगा, F2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं, F3 के, मतलब ये F1 बल है, इनकी उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, F2 बल इन दोनों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, और F3 बल इनकी उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। पर इस पे लगने वाला जो नेट बल है, ये F नेट, ये जो F नेट होगा ना, ये क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सबका क्या करना है, हमें सदिश योग करना है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को करनी है, ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि उस पे लगने वाला जो नेट बल होगा वो सभी आवेशों के योग के तुल्य होगा। आपको ग्रीन मार्कर से शायद दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको हम लोग अभी अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसा रेड से इधर लिख लेता हूँ, F नेट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। शायद ग्रीन में दिखने में थोड़ा सा इशू रहता है, तो मैं रेड मार्कर भी यूज करूंगा आजकल, वो भी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। किसी अन्य आवेश आएगा तो बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R²। पर उस पे लगने वाला जो नेट बल है वो सबके सदिश योग के क्या होगा, तुल्य होगा। ये आप नोट कर लो, इसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। एक लेक्चर और ले लेंगे कूलाम के नियम पे, जहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आधे लेक्चर में, और फिर मैं आपकी बात करूंगा किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे और उसको करेंगे एक्सप्लेन। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना है कि अब से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपके वीडियो आएंगे। ये वीडियो मैंने छोटा बनाया, अब से सारे वीडियोस 30 मिनट से ज़्यादा के होंगे, 30-35 मिनट के होंगे। आपको सारा वीडियो देखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं। बहुत मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, ये सब आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वीडियोस को बच्चों क्या करना है, लाइक करना है, और पूरा देख के उनको शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, ताकि हर एक को ये फ़ायदा मिले, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, और कोविड में सुरक्षित रहें, घर वालों का ध्यान रखें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।